हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा लेसन 11 चल रहा है साइंस का, उसमें हम कार्य को पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा। ओके, तो ऊर्जा क्या होती है? देखो, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा के बिना जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल ही संभव नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है, दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है, हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊर्जा जो है मुख्य रूप से हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है ना। सूर्य जो है हमारा सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। और सूर्य के अलावा हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटों से, यहाँ से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्या उसके टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने से पहले मैं ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऊर्जा एक्चुअल में है क्या। देखो, ऊर्जा शब्द का जो प्रयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा होता रहता है, हम बार बार यूज करते रहते हैं ऊर्जा। लेकिन एक्चुअल विज्ञान की जो भाषा में ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के जो मैच होता है उसमें जो बॉल आ रही है, बहुत ही तीव्र गति से कोई बॉल आ रही है, और जब वो बॉल आके एकदम से विकेट के टकराती है तो क्या होता है? विकेट दूर जाके गिरते हैं, है ना। ओके, चलिए उसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब भी एक कोई हमने हथौड़ा लिया और उस हथौड़े को जब हम ऊपर उठाते हैं मारने के लिए, और लकड़ी पे जो कील लगी हुई है, जब हम पहले उसको ऊपर उठाते हैं और फिर वापस जब उस पे मारते हैं तो जो कील है वो क्या हो जाती है? अंदर लकड़ी में घुस जाती है ना। यानी कि वो कील ने क्या कर दी? गति करने लगती है कील, है ना। और जैसे जब वो बॉल जो तीव्र गति से आ रही थी, जब वो विकेट से टकराई तो विकेट भी क्या करने लग गए? गति करने लग गए, यानी कि घूमकर दूर जाने लगे, है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो हम गुब्बारे में हवा डालते हैं, अपने मुंह से फूंक मार के गुब्बारे को फुलाते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया? ऊर्जा लगा रहे थे, यानी कि अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे थे ना फुलाने के लिए। तो क्या हुआ? वो भी गति करने लगा। गति करने का मतलब वो फैलने लगा, है ना। तो गुब्बारे की भी क्या होने लगी? गति होने लगी। तो ये इन सभी उदाहरणों में आप क्या देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार से, मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो अर्जित कर लेती है कोई भी जो वस्तु। जैसे जो बॉल आ रही थी वो बहुत ही तीव्र गति से आ रही थी, तो मतलब उसमें क्या थी? ऊर्जा थी, है ना। और जब हमने हथौड़े को ऊपर उठाया, ऊपर उठा के ले गए, तो उसमें क्या स्टोर हो गई? एनर्जी, यानी कि उसमें क्या निहित हो गई? ऊर्जा निहित हो गई, है ना। और जैसे ही हमने गुब्बारे में जब हमने हवा डाल रहे थे तो उसमें क्या हो गई? निहित ऊर्जा। तो सभी के अंदर, मतलब जब भी हम गति से आ रही थी कोई भी, जैसे बॉल आ रही थी या हमने हथौड़े को ऊपर उठाया, तो इसमें क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। या मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है, यानी कि कार्य हो रहा था। कार्य का मतलब देखिए, जैसे कि जब वो बॉल विकेट से टकराई तो विकेट घूमकर दूर जाके गिरे, तो यानी कि कार्य किया बॉल ने। क्या? जब वो एनर्जी किससे टकराई? विकेट से, तो विकेट करने लगे, गति करने लगे। जब वो हथौड़ा ऊपर उठ के जब आके कील पे टकराया, तो जैसे ही कील पे टकराया तो कील गति करने लगी, और कील गति करके कहाँ पे चली गई? अंदर लकड़ी में घुस गई, ठीक है। तो यानी कि जो वस्तु कार्य कर रही है, यानी कि कौन सी वस्तु कार्य कर रही है? जिसमें एनर्जी है। जब भी किसी वस्तु में एनर्जी होगी तो वो, यानी कि ऊर्जा होगी, तो वो हमेशा क्या करेगी? कार्य करेगी, है ना। तो जो वस्तु कार्य करती है वो तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है। जब हम कार्य करते हैं, हम लगा लो या हम अपने आप पे ये देख सकते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी घटती जाती है, यानी कि ऊर्जा की हानि होने लगती है। लेकिन जब हम जिस काम को करते हैं, यानी कि जो एनर्जी जिस काम पे लगी है, जिस वस्तु पे कार्य किया गया है, उसके अंदर क्या हो जाती है? एनर्जी की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। तो जो वस्तु काम करती है उसकी तो ऊर्जा घटती है, और जिस वस्तु पे काम किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो वह कैसे कार्य करती है? जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। यानी कि क्या मतलब हुआ? अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो क्या कर सकती है? वो किसी भी वस्तु पर बल लगा सकती है। जैसे हथौड़े के अंदर ऊर्जा स्टोर थी तो वो उसने बल लगाया कील के ऊपर, है ना। बॉल के अंदर ऊर्जा थी, वो तीव्र गति से आ रही थी, उसमें ऊर्जा थी, तो उसने भी बल लगाया किस पे? विकेट पे, है ना। तो ये विकेट पे मतलब ऐसे ऊर्जा जिसके अंदर है, जिस वस्तु में, वो बल लगा सकती है।
ठीक है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो भी क्षमता होती है हम उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो हमारा मात्रक होता है वो जूल ही होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर ही होता है। यानी कि जो कार्य किया गया है उसके अंदर कितनी ऊर्जा लगी है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऊर्जा का भी वही मात्रक है जो कार्य का है, मतलब जूल। तो 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? 1000 जूल के बराबर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आगे ऊर्जा के कुछ रूप होते हैं। अलग अलग टाइप की ऊर्जा होती है हमारी। देखिए कौन सी? जैसे स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक व विद्युत तथा प्रकाशीय ऊर्जा। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे ऊर्जा के। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ एक टॉपिक, गतिज ऊर्जा कौन सी होती है। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? नाम से पता लग रहा है गतिज मतलब जो गति में जो वस्तु होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वही कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, मतलब जो भी कोई वस्तु चल रही है यानी कि गतिमान है तो वो कार्य कर सकती है। ठीक है। जैसे एक तेज चलती हुई वस्तु या अपने जो उसके सापेक्ष उसके साथ साथ कोई धीरे वस्तु चल रही है। अगर कोई वस्तु तेज चल रही है और उसके साथ में कोई धीमी गति से चल रही है तो जो तेज चलने वाली वस्तु है वो धीरे चलने वाली वस्तु से ज्यादा कार्य कर सकती है ना। चलिए जैसे एक गतिशील गोली, जैसे गोली बंदूक से निकलती है तो बहुत ही तीव्र गति से होती है। गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। ये जितनी भी वस्तु मैंने बताई अभी, जैसे चलता हुआ पहिया है, बहती हुई हवा है, बंदूक से निकली हुई गोली है, ये सब कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो गतिशील है इस कारण इनके अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। जो भी वस्तु गतिशील होती है उसमें हमेशा क्या होती है? ऊर्जा। ओके। जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है उसमें हमेशा ऊर्जा होती है। ठीक है। तो जैसे गिरता हुआ नारियल, जैसे ऊपर से जब पेड़ से नारियल गिरता है तब गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार यानी कि जो कार गति कर रही है, चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, ओके, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब एग्जाम्पल है किसके? ये सब गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। इनके अंदर क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। जो मैं अभी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ये सारे, इनके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, है ना। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा मतलब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन आपको समझ में आई? किसी भी वस्तु में अगर वो गतिशील है तो उसकी गति के कारण जो उसकी में जो एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाती है उसी को ही हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है। चलिए तो अब हम गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से, यानी कि अगर किसी निश्चित वेग मतलब वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है अगर वो एक निश्चित वेलोसिटी से या वेग से वो चल रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? उस वेग को, यानी कि जिस स्पीड से यानी कि जिस वेग से वो चल रही है उस वेग को प्राप्त करने के लिए उसे कार्य जितना करना पड़ा, यानी कि उस स्पीड में आने के लिए उसे कितना कार्य करना पड़ा, उसी के बराबर उसकी गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? यानी कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से चल रही है, स्पीड में है यानी कि चल रही है, वो गतिशील है, तो जिस वेग से वो चल रही है उस वेग को उसने कितना कार्य प्राप्त करने के बाद उपरांत प्राप्त किया वो स्पीड, वो कार्य बराबर होता है किसके बराबर? गतिज ऊर्जा के बराबर। चलिए उसको एक समीकरण से पढ़ते हैं हम। एक गतिज ऊर्जा के समीकरण को आज क्लियर करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो निश्चित वेग से चल रही है। निश्चित वेग उसका कितना है? उसका जो निश्चित वेग है वो मान लिया हमने u है। ठीक है। m उसका क्या है? द्रव्यमान है, और जो उसका निश्चित वेग है यानी कि जिस वेग से वो चल रही है वो उसका है u। ठीक है। अब मान लीजिए
u वेग से कोई वस्तु चल रही थी जिसका द्रव्यमान था m। अब उसके ऊपर हमने मान लो एक बल लगा दिया, एक निश्चित बल लगाया F, उसके ऊपर कोई बल लगाया और कौन सी डायरेक्शन में लगाया, विस्थापन की डायरेक्शन में। विस्थापन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम बल लगाते हैं वस्तु की किसी विस्थापन की दिशा में, जिस दिशा में वो गति कर रही है, मान लो जिस दिशा में वो गति कर रही है उस पर हमने एक बल लगाया F, बल F विस्थापन की दिशा में, ठीक है। जब हम देखिए ध्यान से, m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी जो u वेग से चल रही थी, ठीक है, उस पे हमने एक निश्चित बल लगाया F, और वो भी कौन सी दिशा में, विस्थापन की दिशा में। तो जब भी हम विस्थापन की दिशा में अगर हम कोई बल लगाएंगे तो वो क्या करेगी, उसके वेग में परिवर्तन करेगी, यानी कि जो वेग से चल रही थी उस वेग में परिवर्तन हो गया, यानी कि जो वेग उसका पहले था और बल लगाने के उपरांत वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो वस्तु की जो विस्थापन की दिशा में हम लगाया तो कितनी दूरी तय करती है, वो s दूरी तय करती है, s दूरी तय करती है। देखिए m द्रव्यमान की वस्तु थी जो u वेग से चल रही थी, जिस पे हमने कोई बाह्य बल F लगाया विस्थापन की दिशा में, जिससे क्या हुआ, उसने s दूरी तय की। बल लगाएंगे तो s दूरी तय करेगी, दूरी तय करती है बल लगाने पे, ठीक है। और क्या हुआ, जो कार्य होता है, ये आपको पता है कि कार्य किसके बराबर है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, F इंटू एस के बराबर है, F इंटू एस के बराबर होता है ना। और वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वेग में परिवर्तन होता है। अभी हमने बताया जब भी हम वस्तु पे कोई कार्य करते हैं तो उसके यानी कि बल लगाएंगे तो कार्य होगा, और कार्य F इंटू एस के बराबर होता है। तो जब भी किसी वस्तु पे कार्य किया जाएगा, इस वस्तु पे जो u वेग से चल रही थी, तो इसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो मान लीजिए हमने माना कि अब वेग में परिवर्तन हो गया, माना वेग हमारा हो गया u से v हो गया, यानी कि पहले तो u से चल रही थी, वर्क होने के बाद उस पर बल लगाने के बाद कितना हो गया, u से v, यानी कि वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, v हो जाता है। तो अब जब भी वेग में परिवर्तन होता है, जब भी कभी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन के कारण हमेशा क्या उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा, उसका त्वरण हो गया a, ठीक है। m द्रव्यमान की वस्तु थी, u वेग से चल रही थी, एक्स्ट्रा बल लगाया विस्थापन की दिशा में जो s दूरी तय करती है, जिसके कारण हमारा वर्क हुआ F इंटू एस। इस वर्क के कारण, इस कार्य के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ। जो पहले u था अब वो कितना हो गया, v, यानी कि चेंज हो गया, बढ़ेगा जब वर्क होगा तो किसी वस्तु पे, तो u से अब v हो गया। और जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, जो हमारा a है। तो अब आप पिछले लेसन में, आप शायद 8th लेसन में आपने पढ़ा होगा u, v और s, u, s और a, यानी कि जो उनकी त्वरण, विस्थापन और वेग में एक संबंध होता है, ठीक है, वो हमें पता है क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा भी होगा पिछले एक्सरसाइज 8th लेसन में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये एक रिलेशन होता है किसमें, वेग और विस्थापन एंड त्वरण के बीच में, ये एक रिलेशन होता है हमारा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से s की वैल्यू क्या आएगी, यहां से s की वैल्यू देखिए आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये आ गई हमारी s। अब ये हम क्या करते हैं, s की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे कार्य में, क्योंकि हमें कार्य निकालना है, इस वस्तु पे कितना कार्य हुआ। लेकिन f की जो वैल्यू है वो भी आपको पता है, f इक्वल टू किसके बराबर होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो वर्क जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, f इंटू एस, यानी कि f की जगह तो क्या रखेंगे, ma, और s की जगह रख देंगे हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ से 1/2 m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आएगा। तो w की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, हाफ m v स्क्वायर। तो ये आ गया कार्य, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वो अब देखिए जो u है, u क्या था, प्रारंभिक वेग, क्या था, प्रारंभिक
वेग। जो स्टार्टिंग जो वेग है, मतलब जब वस्तु पे कभी जो वस्तु गतिशील है तो जो स्टार्टिंग में वेग होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी कि वस्तु की गति अपने विराम, जब भी कोई वस्तु गति स्टार्ट करती है तो हमेशा स्टार्टिंग में तो जीरो से स्टार्ट करती है ना, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो क्या होगा, वर्क उस पर टोटल जो आएगा वैल्यू क्या आएगी, हाफ mv², है ना। तो यदि u जीरो है, u जीरो का मतलब जब उसका प्रारंभिक वेग स्टार्टिंग में जीरो है, तो कार्य कितना हो गया, हाफ mv²। तो किया गया कार्य आया हाफ mv²। और जो कार्य किया गया है, मैंने आपको बताया था जब भी कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि जो उस पे कार्य हुआ है उस वस्तु पे वो किसके बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। तो वस्तु की जो कार्य हुआ है उसी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को भी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। यानी कि जो गतिज ऊर्जा है उस वस्तु की वो क्या आएगी, उस पर किए गए कार्य के बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा किसमें, गतिज ऊर्जा की जो समीकरण है वो है हमारी E = हाफ mv²। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। अगली वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप इतना ही करते रहिए। जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।